दोस्तों, आप अपनी फैमिली में एक ज़िम्मेदार फैमिली मेम्बर हैं और आपके सुपुर्द आपके सबॉर्डिनेट कुछ काम कर दिए जाते हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उन कामों को सही टाइम पे पूरा करें। तो आपके अंदर जब तक एक मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप उस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो सपोज़ करिए कि मुझे कुछ चीज़ लाने के लिए मार्केट से कहा गया और मुझे डेट भी दी गई और टाइम भी दिया गया कि आप इस डेट और टाइम पे वो चीज़ घर में ले आएँ। और मेरे अपने कुछ ऐसे परसूट्स थे कि उनके चलते मैं वो फैमिली ने जो मुझे काम दिया था मैं भूल गया और अपने काम करने में लग गया। तो जब मैं अपनी फैमिली को रिपोर्ट करता हूँ तो मैं उनसे एक एक्सक्यूज़ देता हूँ कि मैं मैनेज नहीं कर पाया। आप पढ़ाई करें, आप जुडिशियल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं आप अगर, या कोई भी XYZ काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उस काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तब तक आपके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ रहेगा। आप ये देखिए कि जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं या आपने कोई मिशन की तरह एक टारगेट ले रखा है और वो मिशन आप कंप्लाइंस के चलते नहीं कर पाते हैं, आपका नेचुरल बिहेवियर इस तरह का है, आप कंसिस्टेंट नहीं है लाइफ में, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, फेलियर्स को सस्टेन करने की ताकत नहीं है आपके अंदर, तो आप यही कहते हैं कि मेरे साथ वो दिक्कत आ गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई। तो यू ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस एंड दोज एक्सक्यूजेस साउंड सो रीजनेबल कि आप अपने आप को ही सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो जो मैनेज करने की चीज़ होती है वो आप रीज़नेबल सिचुएशंस ढूंढेंगे खुद मैनेज करने के लिए, और अपने काम की जब चीज़ आएगी तो आप उन चीज़ों को शायद मैनेज कर लेंगे, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर और एक मनुष्य प्रवृत्ति है कि इंसान सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने काम को प्रायोरिटी देता है और वो अपने काम पहले कर लेता है, उसको ये सोचता भी नहीं है कि उसको मैनेज करने की भी ज़रूरत है। बट व्हेन इट कम्स टू अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई सेड, then you somewhere downplay it. You don't do it considering your responsibility. तो दोस्तों, आर्टिकल 26 में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो है मैनेज। तो क्या मैनेज करना है? आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यू हैव द फंडामेंटल राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो क्या ये एक इंडिविजुअल की फ्रीडम है या एक ग्रुप फ्रीडम है? तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। बहुत बच्चे एग्जाम्स में MCQ सॉल्व करते में प्री के एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज़ इट द इंडिविजुअल फ्रीडम और द ग्रुप फ्रीडम। तो ये ग्रुप फ्रीडम है। एक रिलीजन के, एक डिनोमिनेशन को, एक सेक्शन को ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है कि वो अपनी कम्युनिटी के किसी सेक्ट का इंटरनल अफेयर या रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे आप ये लगाइए कि एक रिलीजन में आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, आपको कोई वहाँ पे चर्च खोलना है या कोई मंदिर बनाना है या मॉस्क बनानी है, तो आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद आप प्रॉपर प्रोसीजर से चलते हैं, आप लेजिटिमेट तरीके से उसको एक्वायर करते हैं और वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन या मॉस्क और टेम्पल बनाते हैं। बनाने के बाद वहाँ पे एक कमेटी बनती है, चाहे वो मंदिर हो उनकी भी अपनी कमेटी होती हैं, मॉस्क के अंदर भी कमेटीज़ होती हैं। तो वो कमेटीज़ वहाँ के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करती हैं। तो इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करते टाइम वो कमेटी ये श्योर करेगी, द कमेटी हैज़ टू इंश्योर कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ उस कमेटी को नहीं करना है। क्योंकि द मोमेंट यू एक्वायर द फंडामेंटल राइट, the moment you have the fundamental right being a citizen of India, then आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके किसी भी काम से, चाहे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या आपको कुछ इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट पे इंट्रूड नहीं कर रहे हैं, आप उसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट वायलेट कैसे हो सकता है। आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी, आपने मॉस्क, चर्च या कोई मंदिर बनाया और वहाँ पे आप कुछ ऐसी असेंबलीज़ करने लगे कि वहाँ पे रोज़ 8 या 9 बजे, कोई भी वक्त हो सकता है, वहाँ पे हंसने की आवाज़ आती है, गाली गलौज होती है, बहुत एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, और आसपास के जो नेबरहुड है, नेबरिंग पीपल हैं, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। सो देयर इज़ स्ट्रेट अवे एन अटैक ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द पीपल। शांति भंग करने वाली चीज़ हो जाती है। तो आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं उस इंस्टीट्यूशन से कि कोई इंसान है जिसको हार्ट का मरीज़ है या कार्डियक पेशेंट है,
वो सहन नहीं कर पा रहा उन आवाज़ों को, या आपने उस इंस्टीट्यूशन के पास कोई स्पीकर चला दिए तेज़ आवाज़ में, तो बीमार लोग होते हैं आस पड़ोस में, तो उनको सस्टेन नहीं कर पाते उन आवाज़ों को, और वो कहीं ना कहीं इनकी मेंटल इलनेस हो या फिज़िकल इलनेस हो, वो हार्म होती है। तो जब कोई भी कम्युनिटी का कोई सेक्ट या कोई डिनोमिनेशन जब मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डिनोमिनेशन होता है, जैसे सपोज करिए मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन में 2 सेक्ट हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो सुन्नी जो सेक्ट है वो ये अपना फंडामेंटल राइट क्लेम करता है कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना है अपना अलग, और मैं गवर्नमेंट से ये क्लेम करूँगा फंडामेंटल राइट कि मुझे एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हुए ये वाली फंडामेंटल राइट मुझे मिल जाए और मैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकूँ, बिकॉज दिस इज द वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ अ डिनोमिनेशन इन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो आपके पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को, हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, अगर आप फंडामेंटल राइट इस मकसद से यूज़ कर रहे हैं, या फंडामेंटल राइट एक्वायर करने के बाद उसका फ़ायदा लेने के बाद फंडामेंटल राइट का आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मोरालिटी भंग कर रहे हैं, हाँ, हेल्थ को किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 26 इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये ध्यान हमें रखना होगा। तो जैसे आप मॉस्क का एक एग्जाम्पल लें, मॉस्क में कमेटी होती है, किसी भी बड़ी सिटी के अंदर या एक छोटी सिटी के भी अंदर, वो कोई इशू नहीं है, एक जामा मस्जिद होती है, एक मेन बड़ी मस्जिद होती है, उसमें एक कमेटी होती है, वहाँ का जो हेड होता है कमेटी का, उसको कहते हैं मुतवल्ली या पेशे इमाम। तो वो इंटरनल जितने भी रूल्स होते हैं विद रिलेटेड टू मॉस्क, वो रेगुलेट करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं सारे, कितना चैरिटी में पैसा आएगा, वो मॉस्क की क्या मरम्मत होनी है या उसमें क्या रिपेयर होना है, वो सब वही डिसाइड करेंगे। और जो भी डिसीजन उनको होगा कंसिडरिंग द डोमेन ऑफ मॉस्क, वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यही आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि आपको इस तरह से अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने हैं कि आपका फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज भी हो जाए और किसी पर्सन डेफिनेट को उसका फंडामेंटल राइट वायलेट आप ना करें। तो 26 में तो यही है। और एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, पुरी मंदिर, वहाँ का मैनेजमेंट इतना बड़ा है, आप ये लगाइए कि जब वहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं, तो क्योंकि मैंने वो खुद देखा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी क्राउड, इतनी मास क्राउड बल्क में कहीं आती होगी, क्योंकि बड़ा मंदिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वहाँ का किचन अपने आप में इतना बड़ा है कि लाखों लोगों के लिए पर डे नहीं बल्कि पर आवर खाना बनता है। और वहाँ की सैंपल आप देख लें तो इतना साफ खाना होता है, जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बाहर जूस ना पी के अपने घर में ही जूस निकालें जिससे कम से कम सफाई इंश्योर हो पाए, उसी तरह का खाना आपको मंदिर में वहाँ पे मिलता है विथ क्लीनलीनेस। और मेरा बड़ा मन था, मैं वहाँ पे जाने का एक बार अवसर मिला भी, मैं गया भी, तो वहाँ पे मैंने खाया, तो मैंने यही देखा कि जो मैनेजमेंट है वहाँ का वो इस तरह ज़्यादा स्मूथ है और इतना सिस्टमेटिकली उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है कि एक इंसान आएगा, इतनी भीड़ होते हुए भी अगर उसका नंबर 2 घंटे में आने वाला होगा, वो उस मंदिर के अंदर विद इन हाफ एन आवर उसका नंबर आ जाएगा और अपनी प्रेयर ऑफर करेगा। तो इस तरह के रिलीजियस अफेयर्स जब मैनेज किए जाते हैं तो हम अपना फंडामेंटल राइट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ से कंप्रोमाइज़ ना हो। यही आर्टिकल 26 का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। तो ये तो रही आर्टिकल 26 की बात। अब देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। आप आर्टिकल 27 को देखेंगे उससे पहले ये समझिए, कुछ टर्मिनोलॉजी हम क्लियर करते हैं जिससे हम आर्टिकल 27 को ज़्यादा बेहतर समझ सकें, ज़्यादा बेहतर कॉन्स्ट्रू कर सकें। प्रमोशन ऑफ रिलीजन क्या चीज़ है? प्रमोशन ऑफ रिलीजन है कि आप जब अपने धर्म को फैलाएंगे विद पॉजिटिव नोट, जब आपने धर्म का प्रचार करेंगे जगह जगह जाकर, उसके बारे में उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। जैसे हिंदू धर्म में गीता बड़ी रिलीजियस बुक है, उसकी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएंगे, तो सोसाइटी में एक पॉजिटिव नोट पर एक अच्छा प्रिवेलेंस होगा। मोरालिटी सीखेंगे लोग, क्या सही है क्या गलत है, और अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बना पाएंगे। इसी तरह यही पर्पस होता है किसी भी रिलीजन में, और सब रिलीजन इक्वल होते हैं और उनकी जो भी वर्सेस होते हैं, उनके श्लोक होते हैं, चाहे कुरानिक वर्सेस हों, गीता के श्लोक हों या बाइबल के वर्सेस हों, सबका मकसद ये होता है कि एक शांति, एक कंप्लीट समाज, एक पूर्ण समाज बन सके। और इसी मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए
आर्टिकल 27 भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया है। 27 में बेसिकली बात होती है टैक्सेस की, कि रिलीजन से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा, वह कार्य टैक्स फ्री होगा। अभी आर्टिकल 26 में मैं पुरी मंदिर का, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन इंडिया, उड़ीसा में है, वहाँ पर कुछ फीस चार्ज होती है टेम्पल में एंट्री के लिए। लोग अपनी श्रद्धा से, अपने मन से वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, ठीक है, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लाखों का चढ़ाते हैं। अब जो जितना कैपेबल है उतना लोग चढ़ाते हैं। और ये नहीं कि एक ही रिलीजन की बात है। आप किसी माइनॉरिटी रिलीजन में देखें, जैसे मैं खुद मुस्लिम हूँ, तो आप उसमें देखें मोमडन में कि एक ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि आप एक कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का गरीबों के पर्पज़ के लिए दे सकते हैं, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेम पर्पज़ जब हम दान पुण्य करते हैं उनका भी होता है। तो एक बहुत ही डिवाइन कॉन्सेप्ट है, और जो लोग कैपेबल होते हैं, कैपेसिटी होती है उनकी, वो दान करते हैं मंदिरों में, और काफ़ी हद तक गरीबों का कल्याण होता है। तो आर्टिकल 27 में यही लिखा हुआ है, जब भी कोई कलेक्शन होगा, जब भी मंदिर, मस्जिद या चर्च के पर्पज़ के लिए कोई मनी यूज़ होगी, वो टैक्स फ्री होगी। क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप पेंसिल से लेके हवाई जहाज़ क्यों ना ख़रीद लें, सब पे टैक्स लगेगा। एक गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी हो, चाहे वो पेन ले रहा है, पेंसिल ले रहा है, मिठाई खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, स्टेशनरी खरीद रहा है, दुनिया भर की कोई सी भी चीज़ खरीद रहा है, वो उस प्रोपोर्शन में जितनी की वो चीज़ है वो टैक्स पे करता है। बट व्हेन इट कम्स टू अ रिलीजियस डीड, और व्हेन इट कम्स टू अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एन इंस्टीट्यूशन या मेक अ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सो कंसोलिडेटेड कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपके पास डोनेशंस आएंगी। कमेटी जो टेम्पल की होगी, चर्च या मस्जिद की होगी, वो डोनेशन इकट्ठा करेंगी, और जो रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, जो रिपेयर की ज़रूरत है, उसमें लगाएंगी, और उसको बढ़ाएंगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक टाइम में प्रेयर ऑफर कर सकें। जैसे मुस्लिम्स में फ्राइडे की नमाज में भी एक चंदा इकट्ठा होता है, फ्राइडे की एक प्रेयर होती है, इसमें सब लोग जाके नमाज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ चंदा इकट्ठा करते हैं। ऐसे डोनेशंस अपनी श्रद्धा से लोग देते हैं हर जगह। तो मेन जो हमें फोकस करना है इस पर, कि हमें ये याद रखना है, आर्टिकल 27 के अंदर ये फंडामेंटल राइट होगा किसी भी सेक्ट के या रिलीजन के पास, कि जो मनी इकट्ठी हो रही है, it would be in the welfare of the people, in the welfare of the citizen, and that money would be tax free। आपको याद रखना है। बहुत से बच्चों ये गलती करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन 26 और 27 पे आते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट नहीं है कि उसमें कोई प्रेसिडेंट ऐसा सेट हुआ हो किसी केस लॉ में। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी जुडिशियल सर्विसेज पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछ लेगा कि आर्टिकल 26 में टू मैनेज द फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, या फिर 27 में है, और वाइस वर्सा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप हायरार्की भी देखेंगे, काफ़ी लॉजिकल है कि जब 26 में सब कुछ मैनेज हो जाएगा तभी तो टैक्स की बात आएगी। जब आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, हाँ, उसके बाद फिर टैक्सेस की बात आती है, क्योंकि टैक्स एक कॉन्सिक्वेंस है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले, बजट पहले पेश होता है ना, फिर हम टैक्स की बात करते हैं, किसको क्या क्या टैक्स फ्री बनाया गया, क्या क्या टैक्स एग्जेम्प्टेड है, किस पे टैक्स कितना लगेगा, वो बात की बात है। तो इसी हायरार्की से ध्यान रखिए, आर्टिकल 26 में पहले मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, उसके बाद टैक्स की बात आर्टिकल 27 में की है। इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए फॉर मोर क्लियरिटी, बार बार देखिए, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो माइंड में, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जिससे एक करेक्टिविटी आपकी बन पाए। तो दोस्तों, कोई भी डाउट हो, आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालें, डाउट क्लियर करें। आवर टीम विल बी रिस्पॉन्डिंग विद इन 24 आवर्स, और जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।